हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज जो है हम लोग बिहार का भूगोल का चौथा लेक्चर कर रहे हैं। 3 ऑलरेडी हो चुका है। बिहार का इतिहास भी बिहार के स्पेशल में हो गया है। नहीं देखें तो वो सब वीडियो जाके आप देख सकते हैं। ये जो वीडियो है किस बुक का प्रेफरेंस लिया जा रहा है बिहार स्पेशल बनाने के लिए, तो आपका जो बिहार एक परिचय है और एडिटोरिया का जो बुक आता है, ये दोनों का एक तरह से निचोड़ है। अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कॉमेंट कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। एक नजर में फिर से देखते हैं कि सिलेबस क्या है बिहार का भूगोल का। तो हम लोग जानते हैं कि बिहार की भौतिक विभाजन है, बिहार की जलवायु है, बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र है, बिहार की अपवाह तंत्र पढ़ना है, बिहार की नदी घाटी परियोजना पढ़ना है, जलप्रपात पढ़ना है। यहां तक आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग ये 3 टॉपिक करेंगे और कल जो है ये वाला हम लोग खत्म करके बिहार का भूगोल भी कल खत्म कर लेंगे। तो आज जो हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है, बिहार की मिट्टी पढ़ना है, वन एवं वन्य जीव पढ़ना है और बिहार के वन्य जीव अभयारण्य पढ़ना है। और कल वन स्थिति रिपोर्ट जो हर बार कितने साल के बाद आता है, 2 साल के बाद आता है, उसको देख लेना है। और बिहार के आपदा प्रबंधन के बारे में भी देख लेंगे। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो हमेशा बिहार स्पेशल से बनता ही है। क्योंकि मिट्टी जो है एग्रीकल्चर क्षेत्र में आता है, एग्रीकल्चर से पूछना एग्जाम में तय है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ते हैं बिहार की मिट्टी के बारे में। तो एक नजर डाल लेते हैं कि बिहार की मिट्टी कौन से क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है। तो आपके पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो पर्वतीय मिट्टी पाया जाता है। तराई वाला मिट्टी देखिएगा तो आपका जो नेपाल से बाउंड्री टच करता है, किशनगंज, मधुबनी, ये सब, वहां पे कौन सी मिट्टी पाया जाता है, तो आपका तराई का मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो आपका सारण ये सब वाले क्षेत्र में कहा है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिसको बांगर मिट्टी बोलते हैं, वहां पे पाया जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी कहाँ पे पाया जाता है, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी किसको कहते हैं कि जो प्रति वर्ष नदी के द्वारा बहाकर मिट्टी लाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी पूछ ले कि किसको बोलते हैं, तो जलोढ़ मिट्टी उसे बोलते हैं जो नदी के द्वारा बहाकर मिट्टी लाया जाता है, उसको जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो उधर जो नदी है बहुत ज्यादा, बूढ़ी गंडक है, गंडक है, घाघरा है, ये सब जो नदी है प्रति वर्ष क्या करती है, कोसी नदी, ये सब बहाकर मिट्टी लाया जाता है। उत्तरी बिहार में उस साइड क्या है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, लाल बलुई मिट्टी किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो आपका कैमूर और रोहतास वाले क्षेत्र में पाया जाता है। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी तो आप देखिएगा औरंगाबाद, गया वाले ये सब क्षेत्र में क्या पाया जाता है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। टाल मिट्टी पूछ ले कि आपको किस साइड पाया जाता है, तो दक्षिणी बिहार के जो निचले स्थान है गंगा से सटे हुए क्षेत्र में, ये सब क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो टाल मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, लाल पीली मिट्टी किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो आपका नवादा, बांका, जमुई, ये सब वाले क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी पाया जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं बारी बारी से बिहार की मिट्टी के बारे में डिटेल्स में देख लेंगे कि कौन से मिट्टी में क्या होता है, किसके लिए फायदेमंद है और उस मिट्टी का विशेषता क्या है। ठीक है, तो बिहार के मिट्टी जानने से पहले सबसे पहले जानते हैं कि मिट्टी आखिर में है क्या। मिट्टी जो है पृथ्वी के ऊपरी सतह पर फैले मोटे और मध्यम बारीक कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ का क्या है, मिश्रण है, जिसको हम लोग मिट्टी बोलते हैं। आपसे पूछ ले कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो चट्टान को टूटने फूटने से क्या होता है कि मिट्टी का निर्माण होता है। टूटता फूटता क्यों है, तो उसमें भौतिक और रासायनिक क्रिया होता है, जिसके कारण से क्या होता है कि चट्टान टूटता फूटता है। और ये जो है भौतिक और रासायनिक क्रिया में, मतलब तोड़ने फोड़ने में चट्टान को कौन सी मुख्य भूमिका निभाता है, तो आपका स्थलाकृति है, कैसा वहां पे ढांचा है बना हुआ, वर्षा है, आर्द्रता है, ठीक है, टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेचर हम लोग जानते हैं कि बदलते रहता है, तो क्या होता है कि चट्टान टूटते फूटते रहता है। प्राकृतिक वहां पर वनस्पति कैसा है, ये सब प्रमुख भूमिका के कारण क्या होता है कि चट्टान लगातार टूटते रहता है और सालों हजारों साल बाद, 400 साल बाद, 500 साल बाद क्या होता है कि जो चट्टान होता है मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, मिट्टी को अध्ययन करने को क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछते रहता है, तो आपका पेडोलॉजी बोलते हैं, मृदा विज्ञान बोलते हैं। और मिट्टी दिवस कब मनाया जाता है, मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको 5 दिसंबर को मृदा दिवस हर साल मनाया जाता है। बिहार का जो मैदानी भाग है उसमें 90% क्या है कि लगभग जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। बिहार का जो क्षेत्र है, एरिया है, 96% पे क्या है कि हम लोग जानते हैं कि लैंड है, जमीन है, और उसमें क्या है कि 90% पर सिर्फ जलोढ़ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी किसको बोलते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि नदी के द्वारा जो बहाकर मिट्टी लाया जाता है उसको जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, बिहार में मिट्टियों को क्या किया गया है कि 2 भागों में बांट दिया गया है। एक है कि उत्तरी बिहार की मिट्टी को बांट दिया गया है और एक जो है दक्षिणी बिहार की मिट्टी को बांट दिया गया है। तो मैप पर देख लें कि उत्तरी बिहार की मिट्टी कौन कौन सी है, तो आपको देखना है तो तराई वाली मिट्टी आपका उत्तरी बिहार में
आ जाता है, पर्वतीय मिट्टी आ जाता है। इधर वाले छोटा सा आ जाता है आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिसको बांगर मिट्टी बोलते हैं। और नवीन जलोढ़ मिट्टी भी क्या आता है कि आपका ऊपरी बिहार मतलब कि उत्तरी बिहार में आ जाता है। ठीक है, निचले अगर हम लोग देखते हैं दक्षिणी बिहार के बारे में, तो कौन सी मिट्टी आएगा, तो आपका टाल मिट्टी आएगा, लाल बलुई मिट्टी आएगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और लाल पीली मिट्टी जो है क्या आएगा, दक्षिणी बिहार के क्षेत्र में आएगा। फिर हम लोग अब डिटेल्स में क्या करते हैं कि पढ़ते हैं उत्तरी बिहार की मिट्टी को, जैसे कि पर्वतीय मिट्टी के बारे में अब डिटेल्स में देख लेंगे, तराई मिट्टी के डिटेल्स में देख लेंगे, पुरानी नवीन जलोढ़ मिट्टी के बारे में डिटेल्स में देख लेते हैं। तो उत्तरी बिहार की मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा और गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानदी, ये सब के सहायक नदियों के कारण से हुआ है। ठीक है, जिसको 4 उपवर्गों में बांटा गया है। अभी हम लोग देखे थे जिसमें कौन कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो पर्वतीय मिट्टी पाया जाता है, तराई वाली मिट्टी पाया जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, जिसको कौन सी मिट्टी बोलते हैं, बांगर मिट्टी बोलते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, तो खादर मिट्टी बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग पर्वतीय मिट्टी। तो पर्वतीय मिट्टी आपका कहां पाया जाता है, तो हम लोग देखें कि पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग जो सोमेश्वर की श्रेणी है, वहां पर क्या है कि अपना पर्वतीय मिट्टी पाया जाता है। यहाँ पे है अधिक वर्षा होने के कारण इस मिट्टी में हमेशा नमी बना रहता है, जिसके कारण ये क्या है कि बहुत ज्यादा उपजाऊ है। और ये जो मिट्टी है धान और गन्ने की खेती के लिए बहुत ही ज्यादा अनुकूल है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तराई वाली मिट्टी। तो तराई वाली मिट्टी कहाँ पे पाया जाता है, तो आपको देखना है कि जो ये पश्चिमी चंपारण से लेके आपका किशनगंज वाले क्षेत्र है, ये जो 5 से 7 किलोमीटर की चौड़ाई वाले क्षेत्र में क्या है कि तराई वाली मिट्टी पाया जाता है। तो कौन कौन सा है, तो आपको देखना है, तो पश्चिमी चंपारण में, पूर्वी चंपारण में, सीतामढ़ी में, मधुबनी में, सुपौल में, अररिया में, किशनगंज तक क्या है कि आपका तराई वाली मिट्टी पाया जाता है। तो तराई वाली मिट्टी अगर पूछ ले कि कौन कौन सा क्षेत्र में पाया जाता है, तो आपको अब गलत आंसर नहीं देना है। साथ ही साथ क्या याद रखिएगा कि 7 जिला जो है नेपाल से बाउंड्री टच करता है। कौन कौन सा करता है, तो पश्चिमी चंपारण करता है, पूर्वी चंपारण करता है, सीतामढ़ी करता है, मधुबनी करता है, सुपौल करता है, अररिया करता है, किशनगंज करता है। और इसी क्षेत्र में है जो तराई का मिट्टी भी पाया जाता है। ये जो मिट्टी है कहीं कहीं पे कंकड़ और रेत की अधिक मात्रा पाया जाता है ये मिट्टी में, तथा इसमें क्या है कि दलदली भूमि भी पाया जाता है। ठीक है, ये जो मिट्टी है कैसा रंग का होता है, तो हल्के भूरे रंग का या पीले रंग के होता है। जो किस लिए फेमस है, तो धान, पटसन, गन्ने की खेती के लिए बहुत ज्यादा ये फेमस है। तो ये भी बात आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या होता है कि जो मिट्टी नदियों के द्वारा प्रति वर्ष बहाकर नहीं लाया जाए, उसको क्या बोलते हैं कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जिसको हम लोग बांगर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, अगर इस मिट्टी के विस्तार के बारे में पूछ ले तो किस साइड है, तो आपका घाघरा गंडक का जो दोआब है और बूढ़ी गंडक के पश्चिमी जो भाग है उस क्षेत्र में इस मिट्टी का विस्तार है। और इस मिट्टी का विस्तार देख ले तो किस साइड है, तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में ये पाया जाता है। ठीक है, इस मिट्टी में क्या है कि चूना और पोटास की अधिकता होता है, लेकिन फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होता है। और ये प्राकृतिक रूप से कैसा होता है, तो क्षारीय होता है, बेस होता है। ठीक है, अम्लीय नहीं मारिएगा इसमें, ये कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। और इसमें मुख्य रूप से क्या चीज उगाए जाते हैं, तो धान उगाए जाते हैं, गेहूं उगाए जाते हैं, मक्का उगाए जाते हैं, तंबाकू उगाए जाते हैं और गन्ना उगाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी बोलते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी किसको बोलते हैं, तो नदी के द्वारा जो बहाकर प्रति वर्ष जो मिट्टी लाया जाता है उसको हम लोग खादर मिट्टी या नवीन जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। इस मिट्टी का अगर विस्तार देखें तो किस साइड है, तो गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा नदी के निचले घाटी में क्या है कि इस मिट्टी का विस्तार है। ठीक है, इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, तो गहरा भूरा होता है। और इसमें क्या है कि बालू और क्ले की मात्रा प्रधानता होता है। ठीक है, क्ले की मात्रा होता है। और साथ ही साथ क्या है कि इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होता है। यह जो मिट्टी है बहुत ज्यादा उर्वरक होता है। क्यों उर्वरक होता है कि हम लोग जानते हैं कि जो है प्रति वर्ष मिट्टी आने के कारण उसमें बहुत सारा जीव जंतु भी मरा होगा, और मरने के कारण उसका जो न्यूट्रिएंट्स है कि इसमें मिट्टी में रह जाता है, और साथ ही साथ वो मिट्टी उसके कारण से बहुत ज्यादा उर्वरक बन जाता है। ठीक है, इसमें पर्याप्त सिंचाई होने पर क्या क्या हो सकता है, तो धान हो सकता है, गेहूं हो सकता है, जूट हो सकता है, मक्का हो सकता है, और बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं दक्षिणी बिहार की मिट्टी के बारे में। तो दक्षिणी बिहार की मिट्टी किसको बोलते हैं, तो दक्षिण जो है गंगा नदी के जितना भी दक्षिण का जो क्षेत्र आता है उसको दक्षिण बिहार बोलते हैं। और इस क्षेत्र में जो भी मिट्टी पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी बिहार की मिट्टी बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कौन सा है, तो आपका टाल मिट्टी है, लाल बलुई मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, और आपका कौन सा है, तो लाल पीली मिट्टी है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। तो बिहार की जो मिट्टी का
विस्तार जो है गंगा नदी से लेके कहां पर छोटा नागपुर पठार तक का है उसको क्या बोलते हैं, तो दक्षिणी बिहार की मिट्टी बोलते हैं। मतलब दक्षिण के साइड जो पाया जाता है उसको दक्षिणी बिहार की मिट्टी बोलते हैं। मिट्टी की संरचना के आधार पर दक्षिणी बिहार की मिट्टी को भी कितने भाग में बांटा गया, तो 4 भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा, तो कगारी, टाल मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और लाल पीली मिट्टी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, अब डिटेल्स में देखेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे टाल मिट्टी। तो टाल मिट्टी आप देखिएगा कि कौन साइड पाया जाता है, आपको मैप पे ज्यादा अच्छा से देखना है। तो क्या है कि गंगा नदी के किनारे जो सटे हुए भाग है दक्षिणी क्षेत्र में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाल मिट्टी बोलते हैं। और इसको निचले स्थान भी गंगा के बोलते हैं। ठीक है, जहां पर क्या पाया जाता है, तो टाल मिट्टी पाया जाता है। ठीक, इसका विस्तार अगर देखें तो गंगा नदी के दक्षिणी तट पर बक्सर से लेकर भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी में है। इस मिट्टी की विशेषता जाने तो क्या होता है कि मोटे कणों वाली होता है, धूसर रंग के होता है और भारी मिट्टी होता है। ठीक है, ये वजनदार मिट्टी होता है। और इस मिट्टी में कौन सी फसल उगाए जाते हैं अच्छी तरह से, तो रबी फसलें उगाए जाते हैं। रबी फसल कब से कब तक उगाए जाते हैं, टाइम याद रखिएगा। तो रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोए जाते हैं और मार्च तक क्या होता है कि फरवरी मार्च में काट लिया जाता है। उसको क्या बोलते हैं, रबी फसल बोलते हैं। और यह जो क्षेत्र है दलहन के लिए बहुत ज्यादा ही प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं कगारी मिट्टी। तो कगारी मिट्टी जो है गंगा नदी के दक्षिणी तट पर सोन, फल्गु, पुनपुन, किऊल नदी जो ये सब पाया जाता है उसके किनारे पे कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो कगारी मिट्टी पाया जाता है। ये उर्वरकता शक्ति में क्या है कि कुछ कमजोर है, लेकिन इसमें मोटे अनाज और सब्जी के लिए बहुत ही अधिक उपजाऊ माना जाता है। ठीक है, किसके लिए, तो मोटे अनाज और सब्जी के लिए। इस मिट्टी में उगाई जाने वाले प्रमुख फसल कौन कौन सा है, तो मक्का है, सरसों है, मिर्च है और भी बहुत तरह के सब्जी ये सब उगाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है उसको हम लोग कैराल या कैवाल मिट्टी भी बोलते हैं गांव में। ठीक है, गांव में रहते होंगे तो देखे होंगे। और इस मिट्टी का विस्तार जो है कहां से कहां तक है पूछ ले तो आपको बताना है। बक्सर और उत्तरी गया के क्षेत्र में है, पटना के क्षेत्र में है, नालंदा, मुंगेर, भागलपुर के क्षेत्र में क्या है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। इस मिट्टी में क्या है कि उर्वरकता शक्ति बहुत ही अधिक होता है, जल सोखने की भी बहुत ज्यादा क्षमता होता है। इस मिट्टी की विशेषता के बारे में जाने तो इसका रंग कैसा होता है, तो गहरा भूरा होता है, पीला होता है और क्या होता है कि वजन में हल्का होता है। ठीक है, इस मिट्टी में उगाए जाने वाले प्रमुख फसल कौन सा है, तो ये मक्का होगा, धान होगा, बाजरा होगा, आलू होगा, अरहर होगा, गेहूं होगा और भी इसमें फसल है जो उगाए जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा उर्वरक शक्ति भी होता है। ठीक, तो ए वाले क्षेत्र में आप देखिएगा मैप में, तो ए वाले क्षेत्र में क्या है कि अपना पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ये बात आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं लाल पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी कहाँ पे पाया जाता है, मैप पे देख लीजिएगा। तो लाल पीली मिट्टी इस क्षेत्र में पाया जाता है, ये वाले क्षेत्र में। तो लाल पीली मिट्टी इस क्षेत्र में पाया जाता है। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल्स में देखते हैं अब कि कौन कौन सा चीज है इसमें पढ़ना। लाल पीली मिट्टी का अगर विस्तार पूछ ले तो कहां से कहां तक है, तो आपका जो पश्चिम में कैमूर की जो श्रेणी है और पूरब में राजमहल की जो उच्च भूमि है वहां तक क्या है कि इसका विस्तार है। ठीक है, ये जो मिट्टी है किस किस जिला में पाया जाता है, तो आपका जमुई, मुंगेर, बांका, नवादा, औरंगाबाद के पठारी क्षेत्र में यह मिट्टी पाया जाता है। और इस मिट्टी में क्या है कि रेत कंकड़ की क्या है बहुलता होती है। इस मिट्टी की उर्वरक शक्ति काफी कम होती है और इसमें जल संग्रहण करने की भी क्षमता कम होती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना चाहिए। और इस मिट्टी में लौह तत्व की प्रधानता के कारण इसका रंग कैसा है, तो लाल है। अगर लाल मिट्टी आपको दिखे तो उसमें आपको याद रखना चाहिए कि लौह तत्व मतलब कि आयरन की क्या होगा, प्रधानता होगा, जिसी के कारण क्या होता है कि वो मिट्टी लाल होगा। इसका प्राकृतिक रूप कैसा है, तो अम्लीय है। ठीक है, इस मिट्टी में क्या उपजाया जा सकता है, अगर इसमें उर्वरकता कम है तो इसमें मोटे अनाज उपजाया जा सकता है। और मोटे अनाज में कौन कौन सा आता है, तो मक्का आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, अरहर है, ये सब क्या है कि इसमें उगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं लाल बलुई मिट्टी। तो लाल बलुई मिट्टी कहाँ पे पाया जाता है, तो आपका कैमूर और रोहतास के पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। अभी हम लोग मैप में भी देखे थे। और इस मिट्टी में क्या है कि बालू और लेटेराइट मिट्टी के अंश भी पाए जाते हैं। इस मिट्टी में मुख्य रूप से क्या उपजाया जा सकता है, तो आपका ज्वार, बाजरा, मक्का, मोटे अनाज क्या है कि उपजाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बिहार के वन और वन्य जीव पढ़ेंगे। तो बिहार जो है एक मानसूनी प्रदेश है और यहाँ पर मुख्य रूप से मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती वन किसको
जिसको बोलते हैं, वो वन जो क्या होता है कि एक समय पे क्या आता है कि कुछ दिनों के लिए अपना पत्ता जो है छोड़ देता है, मतलब कि अपना पत्ता जो है पेड़ जो पूरा गिरा देता है उसको हम लोग पर्णपाती वन बोलते हैं। तो यहाँ पर किस टाइप का पाया जाता है वन, तो मानसून पर्णपाती वन पाया जाता है। इस पर्णपाती वन को विशिष्टता के आधार पर हम लोग दो भागों में बांटे हैं, एक तो आर्द्र पर्णपाती वन और एक जो है शुष्क पर्णपाती वन। तो ये जो है किस चीज पर डिपेंड है, तो ये है वर्षा पे आधारित होता है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं बारी बारी से आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। तो आर्द्र पर्णपाती वन जो है आपके कौन से क्षेत्र में पाए जाएंगे, वहां पे पाया जाएगा जहां पे औसतन वर्षा कितना होता है, तो 120 सेंटीमीटर से अधिक होता है। मतलब कि ये उत्तरी बिहार के क्षेत्र में नेपाल के जो किनारे है वहां पे पाया जाएगा। ये जो वन कहाँ पे पाया जाता है, तो किशनगंज में पाया जाता है। आपका पश्चिमी चंपारण जो वाल्मीकि नगर है वन है वहां पाया जाता है, नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, ऐसे वन में कौन कौन सा है वृक्ष पाया जाता है, तो आपका साल है, सेलम है, जामुन है, सागवान आदि के वृक्ष यहाँ पे मिलते हैं। और इसके अतिरिक्त इन वनों में सवाई घास, हाथी घास, नरकट, बेत ये सब का भी झाड़ियां पाए जाते हैं। ये बात आपको याद रखना है। आगे हम लोग देख लेते हैं शुष्क पर्णपाती वन के बारे में। तो शुष्क पर्णपाती वन वहां पाया जाएगा जहां पे 120 सेंटीमीटर से बारिश कम होगा और ज्यादा से ज्यादा बिहार में शुष्क पर्णपाती वन ही पाए जाते हैं। ये बात आपको याद रखना चाहिए। ये जो वन है किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा तो अधिकांश भाग में बिहार के पाया जाता है, लेकिन मेनली कहां पे पाया जाता है, तो कैमूर की पहाड़ी में, मुंगेर में, जमुई में, बांका, ये सब क्षेत्र में क्या है कि शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन वनों में कौन से वृक्ष पाए जाएंगे, तो शीशम पाए जाएंगे, अमलतास पाया जाएगा, साल पाया जाएगा, खैर, महुआ, पलास, जामुन, बांस, ये सब क्या है कि वृक्ष पाए जाएंगे। बांस तो एक्चुअली क्या है कि घास में आता है, तो ये बात आपको भी याद रखना चाहिए कि बांस जो है एक तरह का घास होता है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं वन और वन्य जीव अभ्यारण्य। तो बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है, एक ही मात्र राष्ट्रीय उद्यान है, और कितना है 12 वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैप पर देख लेते हैं, फिर इसके डिटेल्स में देख लेंगे। तो आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क है जो बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, और साथ ही साथ इसमें इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। तो आपको याद रखना है जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है कहां पे है, आपका पश्चिमी चंपारण में है। फिर कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है, तो आपका कैमूर में ही है। गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है, तो गया में है। नालंदा में क्या है, तो राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वैशाली में क्या है कि एक ही मात्र पक्षी अभ्यारण्य है, सलीम पक्षी अभ्यारण्य जिसको बोलते हैं, वो कहां पे है, तो आपका वैशाली में है। ठीक है, कांवर लेक कहां पे है, तो आपका बेगूसराय में। एक मात्र बिहार का क्या है कि रामसर साइट है, और ये जो है आपका गोखुर झील है एक तरह का। ठीक है, और आपका भीम बांध कहां पे है, तो मुंगेर में है। ठीक है, भीम बांध कहां पे है, तो मुंगेर में है। आपका ये भागलपुर वाला हमेशा याद रखना है। यहाँ पर क्या है, तो विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य है जो क्या है कि भारत का प्रथम है। ये बात आपको याद रखना है। गोगा बिल कहां पे है, तो आपका कटिहार में है। और साथ ही साथ याद क्या रखना है, नागी नटकी कहां पे है, तो आपका जमुई में है। ठीक है, आपका नवादा में क्या है, तो राजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो मैप पर देखने के बाद इसको अब हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं, कुछ इसके बारे में भी और जान लेते हैं। तो आपका जो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ये कहाँ पे पाया जाता है, तो पश्चिमी चंपारण पे पाया जाता है, और यह एकमात्र क्या है कि राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है बिहार का। इसमें क्या है कि बिहार के सबसे वन पाए जाते हैं, ये बात आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो आपका मुंगेर में, जो कितने एरिया में फैला हुआ है, तो 681 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ये बात आपको याद रखना चाहिए। और ये किसके लिए फेमस है, तो यहाँ पर तेंदुआ, भालू, सुअर, मगरमच्छ सब के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा हम लोग देखते हैं गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य जो कहाँ पे है, गया में है। और ये जो है कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, तो 259 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं कांवर झील के बारे में। कहाँ पे है, बेगूसराय में है। ये जो है 63 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और किसके लिए ये फेमस है, तो साइबेरिया के जो पक्षी आता है उसको क्या करता है कि आश्रय ये देता है। ठीक है, और ये जो है रामसर साइड में ये शामिल है, रामसर सूची में शामिल है, जो बिहार का एकमात्र आर्द्र भूमि है। ठीक है, इसके बारे में याद रखिएगा कि ये एशिया का सबसे बड़ा क्या है कि एक गोखुर झील है, ऑक्सबो लेक है। आखिर में गोखुर झील बोलते किसको है, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि नदी जो है पहले मान लिया जाए इसका पुराना ही धारा था, लेकिन नदी जो है अपना अब एक नया धारा बना लिया है पानी के बहाव के कारण, तेज बहाव के कारण। और जो नदी जो है पुरानी धारा है वो कट के रह जाता है, जिसमें पानी भरा रह जाता है। वो जो झील जो बनता है उसको हम लोग गोखुर झील बोलते हैं।
और गोखुर झील या ऑक्सबो लेक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है बैल के पैर के खूर के जैसा होता है, इसीलिए इसको गोखुर झील भी बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट वाला पचमा पढ़ते हैं। तो पचमा जो है आपका कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे पाया जाता है? तो आपका रोहतास में है, जो 1784 वर्ग किलोमीटर में फैला है और बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। तो कैमूर वाला तो आपको याद ही रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं छठा वाला। तो नागी बांध पश्चिम बिहार कहाँ पे है? तो आपका जमुई में है। कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो 1.9 वर्ग किलोमीटर में फैला है, मतलब कि 2 वर्ग किलोमीटर में ही फैला है। और बिहार का ये सबसे छोटा अभयारण्य है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा वाला याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग सातवां देखते हैं। तो सातवां जो है आपका नटकी डैम वन्यजीव अभयारण्य है, ये भी जमुई में ही है। कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 3.3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आठवां हम लोग देखते हैं। तो आठवां कहाँ पे है? तो आपका राजगीर में है, जिसको क्या नाम है? तो पंथ वन्यजीव अभयारण्य है, नालंदा में, जो राजगीर में है। और इसका जो क्षेत्रफल है कितना है? तो 35.84 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उदयपुर वाले वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो आपका पश्चिमी चंपारण में ही है। ठीक है, और ये जो है 8.87 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, 10वां हम लोग देखते हैं। तो क्या है कि वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य है, कहाँ पे है? तो आपका पश्चिमी चंपारण में। कंफ्यूज नहीं होना है कि यह एक नेशनल पार्क भी है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, और साथ ही साथ क्या है कि वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत भी आता है। नेशनल पार्क होने पर क्या हो जाता है कि ज्यादा से ज्यादा उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है, सुरक्षा दिया जाता है, इसलिए नेशनल पार्क बनाया जाता है। ठीक है, अभयारण्य से क्या, उसको नेशनल पार्क इसलिए बनाया जाता है बस क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन दिया जाए। ठीक है, साथ ही इसमें देखते हैं तो कितना क्षेत्र में ये फैला हुआ है? 880 वर्ग किलोमीटर में है। क्या है कि ये फैला हुआ है, और ये जो है बिहार का एकमात्र बाघ आरक्षण केंद्र है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 11वां नंबर का। तो ये जो है कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो आपका दरभंगा में है। और कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो आपका 291 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो साइबेरिया के पक्षी को आश्रय स्थल देता है। तो कौन कौन सा देता है? तो आपका एक कांवर लेक देता है, और दूसरा कौन सा देता है? कुशेश्वर। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं 12वां नंबर। आइए, जो है आपका लास्ट वन्यजीव अभयारण्य है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बिहार में 12 वन्यजीव अभयारण्य और एक नेशनल पार्क है। ठीक है, तो इसमें जो देखते हैं कि विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य है, कहाँ पे है? तो आपका भागलपुर में। 60 किलोमीटर के क्षेत्र में यह फैला हुआ है, गंगा नदी में, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक। ठीक है, और ये जो है भारत के पहले डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये भी बात आपको याद रखना है, भारत का है। ठीक है, पहले नंबर पे। साथ ही साथ आगे जो हम लोग पढ़ते हैं लास्ट में, क्या है कि बैरल सलीम पक्षी अभयारण्य जो है कहाँ पे है? तो आपका वैशाली में है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आगे जो है कल क्या होगा कि ज्योग्राफी आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स और जो भी छोटा छोटा जो टॉपिक बचा हुआ है उसको भी खत्म करके बिहार स्पेशल को भी खत्म कर लेंगे 10 दिन के अंदर। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या करिएगा? लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।